नमस्कार। पिछले दिनों अनुराग कश्यप पर जब मैंने एक वीडियो बनाया तब बहुत सारे लोगों ने विरोधी टिप्पणियां की और मुझे ब्राह्मणवादी कह करके लानत मलामत की मेरी। हालांकि उसका प्रतिकार करना मेरा ध्येय नहीं है, लेकिन मैं एक तथ्यात्मक वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं और मेरा यह कहना है कि जब तक मैं इस वीडियो को ख़त्म न कर लूं, आप मेरे साथ बने रहें ताकि आप तक सच्ची जानकारी पहुंचाई जा सके। इसमें मैं एक पुस्तक का उदाहरण देने वाला हूं। ये पुस्तक है भारत का स्वधर्म। धर्मपाल एक 20वीं शती के बहुत ही बड़े इतिहासकार, विद्वान, चिंतक थे जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। दरअसल एक त्रयी थी धर्मपाल, रामस्वरूप और सीताराम गोयल की। इन तीन लोगों ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम किया है भारतीय इतिहास में, चिंतन परंपरा में। इसलिए 20वीं शताब्दी में कांग्रेसी शासित सरकारों ने इन तीनों को अत्यंत ही दबाने का प्रयास किया और बौद्धिक तौर पर भी इन्हें जो है निम्नतर सिद्ध करने का प्रयास किया। लेकिन चूंकि इनका बौद्धिक कर्म ही इतना ऊंचा था और इतना तथ्यात्मक था कि उसकी एक काट नहीं खोज पाए। भारत का स्वधर्म एक पतली सी पुस्तिका है जिसमें धर्मपाल ने अंग्रेज़ों के काल में, यानी 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज की दशा का वर्णन किया है। और ये जो आंकड़े इन्होंने दिए हैं, ये आंकड़े अंग्रेज़ों के अभिलेखागार में जो दर्ज हुए थे उसको ही उठा करके इन्होंने रखा है आपके सामने। अपना कोई मनगढ़ंत आंकड़ा नहीं है। ये वो आंकड़े हैं जो अंग्रेज़ अधिकारियों ने भारत में अलग अलग क्षेत्रों में घूमते हुए जुटाए थे कि भारत में शिक्षा का क्या स्तर था, कैसी स्थिति थी, सिंचाई या कृषि की क्या स्थिति थी, आयुर्वेद जो यहाँ की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति थी उसकी क्या स्थिति थी, औद्योगिक स्थिति कैसी थी। इन सभी पहलुओं पर उन्होंने घूम घूम करके आंकड़े जुटाए और ये एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन होता था उनका कि ब्रिटेन से अगर हम भारत को तौलें तो हम कहाँ रख पाते हैं। इसी पुस्तक में आपके सामने मैं कुछ तथ्य रख रहा हूँ। इसमें एक अध्याय है यूरोप से टकराव के पूर्व। इसमें शिक्षा पर जब वो ये बात करते हैं तब उन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं कि किस क्षेत्र में शिक्षा की क्या स्थिति थी, कितने छात्र कहाँ पढ़ते थे, कितने स्कूल होते थे। एडम एक अधिकारी है जिसने ये रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से रखी है। उसके अनुसार जो सर्वेक्षण किया है उसने लिखा है कि बंगाल और बिहार की उन दिनों कुल जनसंख्या लगभग 4 करोड़ थी और वहाँ विद्यमान स्कूलों की संख्या 1 लाख थी, यानी हर 400 व्यक्ति पर एक स्कूल था। इस पर अनुमान लगाते हुए एडम ने लिखा कि औसतन हर 63 लड़कों के लिए स्कूल बंगाल बिहार में है। उनका कहना था कि इन दोनों प्रांतों में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1,50,784 गांव हैं। इनमें से अधिकांश में एक एक स्कूल हैं। ये वो पारंपरिक स्कूल हैं जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा हुआ करते थे। अब वो आते हैं कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है और ये जो स्कूल हैं, यहाँ पर किस वर्ण के, किस जाति के छात्र अधिक पढ़ते हैं। चूँकि ये आरोप भारतीय समाज पर, हिंदुओं पर ये हमेशा से लगाया जाता रहा है कि भारत में केवल द्विजों को या उच्च वर्ण के छात्रों को पढ़ने का अधिकार था। और जब मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ आपके सामने तो ये 19वीं शताब्दी की बात है, 1800 के प्रारंभिक वर्ष हैं। आपके ध्यान में यह बात रहनी चाहिए कि तब भारतीय समाज एक तरह से एक टूटा हुआ समाज था, क्योंकि मुगलों के 700 वर्षों के अंधकारमय युग को झेलने के बाद वह सांस लेने के लिए खड़ा ही हो रहा था कि तभी अंग्रेज़ यहाँ आ गए थे और उन्होंने दूसरे तरीके से भारतीय समाज को गुलाम बनाया था। तो यहाँ पर जो तथ्य हैं वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरा अपना कोई ये आंकड़ा नहीं है, मेरी अपनी कोई दृष्टि नहीं, मेरा अपना कोई ज्ञान नहीं। ये वो आंकड़े हैं जो अंग्रेज़ अधिकारियों ने दर्ज किए और जिसको धर्मपाल जैसे चिंतक, विचारक, इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में समाहित किया है। ये लिखते हैं कि तमिल भाषी क्षेत्रों में दक्षिणी आर्काट में पढ़ रहे बच्चों में केवल 13% द्विज वर्ण के छात्र थे, यानी ब्राह्मणों की संख्या केवल 13% थी। ये मद्रास की बात है जहाँ पर कि सबसे अधिक भेदभाव के आरोप लगे हैं कि ब्राह्मणों ने सबसे अधिक भेदभाव किया था। वहाँ ये कहते हैं कि और मद्रास शहर में 23% ब्राह्मण होते थे। वहीं शूद्र कही जाने वाली जो जातियां थीं कथित तौर पर, जो स्कूल में पढ़ रहे थे,
उनकी संख्या 76.19 और 68.62% यानी 76.19% और 68.62% ये वो छात्र थे जिन्हें हम शूद्र कहते हैं। सेलम में तथाकथित शूद्रों, अन्य द्विजेतर या वर्णोत्तर पंचम वर्ण जातियों के स्कूल बच्चों की संख्या 69.76% थी, जबकि तथाकथित द्विजों की लगभग 15%। चिंगलपेट में शूद्र माने जाने वाले जाति समूहों के छात्र 71.47% थे, संजौर में 61.17%। यही स्थिति लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत और अन्य क्षेत्रों की रही है। ये अन्य विषयों पर भी आते हैं। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग इस पुस्तक को एक बार पढ़ें। ये वाग्देवी प्रकाशन से छपी हुई पुस्तिका है, भारत का स्वधर्म, हिंदी में लिखी हुई है। और आप इसमें देख सकते हैं कि जो तथ्यात्मक आंकड़े धर्मपाल ने दिए हैं उसमें कितना दम है। एडम की जो रिपोर्ट है उसमें यह भी लिखा गया है कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी में जो स्कूल चलते थे उसमें जो अंत्यज जातियां, जिनको हम सबसे निम्नतर कहते हैं, उन जातियों के चांडाल, जालिया, ब्याद, ढांगर के छात्र भी पढ़ते थे। ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, कायस्थ के साथ साथ कैवर्त, सुवर्ण बनिक, तांती, सुंदरी, तैली, मैरा, अगुरी, सदगोप, गंधबनिक, वैद्य, सुनार, कमार, बढ़ई, स्वर्णकार, नापित, ग्वाला, तमौली, कहार, डोम, कैरी, मागध, कुम्हार, कुर्मी, युगी, दवैज्ञ, चांडाल, जालिया, पासी, धोना, भट्ट, माली, कलवार, लुनियार, खटीक, बढ़ई, माला, अगरदानी, ओसवाल, कंडू, माटिया आदि आदि, ये सारी जातियां विद्यालय में अध्ययन प्राप्त करने के लिए जाती थीं। इसके बाद ये क्षेत्रवार अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ाई की जो व्यवस्था थी, क्या विषय पढ़ाए जाते थे, किस तरह की शिक्षा व्यवस्था थी, इन सब पर आते हैं। और ये कहते हैं कि लिटनर की जो रिपोर्ट है उससे ज्ञात होता है कि पंजाब में शिक्षा का माध्यम थी पंजाबी, हिंदी और संस्कृत। लिटनर ने पंजाब की शिक्षा के विवरण देते हुए लिखा है कि यहाँ भी देश के अन्य हिस्सों की तरह ही विद्या का सम्मान है। ऐसा एक भी मंदिर, मस्जिद या धर्मशाला नहीं जहाँ पर एक स्कूल न हो। हर ग्रामीण अपने यहाँ शिक्षक को अपने उत्पादन का एक अंश देने में गर्व का अनुभव करता है। यह भी लिटनर ने लिखा कि लिटनर ने पंजाब में 5 तरह के स्कूल वर्ग गिनाए: गुरुमुखी स्कूल, मकतब मदरसा, कुरान स्कूल, चटसाल पाठशाला, सेक्युलर हिंदू स्कूल, मिश्रित शिक्षा संस्थाएं। इसी तरह से जब ये दूसरे विषय पर आते हैं, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कि भारतीय समाज की तब क्या स्थिति थी, तब ये लिखते हैं कि ये एक बहुप्रचारित मान्यता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमारे पिछड़ेपन और ब्रिटेन के आगे बढ़े होने के कारण हम ब्रिटेन से हार गए, और इस प्रकार ब्रिटेन की जीत दूसरों को नष्ट कर डालने और रूपांतरित कर अपने अनुकूल बनाने और सन्नद्ध राजनीति और दृष्टि की जीत नहीं रह जाती, अपितु अधिकांश नवप्रबुद्ध भारतीयों की दृष्टि में वह सत्य और प्रगति की खोज में समर्पित विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मानवीय विजय गाथा बन जाती है। लोहा और इस्पात भारत में बहुत प्राचीन काल से उत्पादित हो रहा है। विश्व भर में उसकी ख्याति थी और उसकी उत्कृष्टता प्रसिद्ध थी। उत्तर प्रदेश के अतिरंजन खेड़ा जैसी जगहों में कम से कम 12वीं शती ईसा पूर्व से लोहा ढाला जा रहा था। यह अब अनेक लोगों को ज्ञात है, किंतु 18वीं शती ईस्वी में भारत में यह उद्योग कितना फल फूल रहा था, इसकी तकनीकी कितनी परिष्कृत थी, यह बहुत कम लोगों को पता है। डॉक्टर एच स्कॉट ने ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष सर जे बैंक्स को भारतीय वुटज इस्पात का एक नमूना भेजा। इंग्लैंड के अनेक विशेषज्ञों ने उसका विस्तृत परीक्षण किया। तब पाया गया कि उन दिनों ब्रिटेन में जो सर्वोत्तम इस्तेमाल इस्पात प्रयोग में आ रहा था, उससे इस भारतीय इस्पात का साम्य है। उसकी मांग हुई और यह मांग बढ़ती रही। उसकी तकनीकी विशेषता पर पहले अंग्रेज़ों को संशय था। वे इसे भारतीय कच्चे लोहे की विशेषता मानते रहे, पर भारतीय तकनीकी को अविकसित बताते रहे। कई वर्षों बाद उन्हें इस तकनीकी की उत्कृष्टता ध्यान में आई। जेएम हीथ ने लिखा कि भारतीय इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में ऐसा लगता है कि एक बंद पात्र में पिघले लोहे को कार्बनीकृत हाइड्रोजन गैस से अति उच्च तापमान में गुजारने पर
कार्बन संयोग से लोहा इस्पात में बदलने की विधि का प्रयोग किया जाता है। इससे इस्पात बनाने में समय कम लगता है, जबकि ब्रिटेन में प्रचलित पुरानी विधि में 14 से 20 दिन लगते हैं। भारतीय लोग 2.5 घंटे में ही लोहे को इस्पात में ढालने में समर्थ हैं। ये जो आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये मेरा अपना ज्ञान नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, ये धर्मपाल ने अपनी पुस्तक में अंग्रेज़ अधिकारियों द्वारा भारतीय भूभाग में भ्रमण करने और क्षेत्रवार आंकड़े जुटाने के बाद जो उन्होंने तथ्य संग्रहित किए, उसको उन्होंने यहाँ पर आपके सामने रखा है। इसलिए जब हम कोई विचारधारा बनाते हैं या चंद ऐसे लोगों को जो कि दुराग्रही रहे और जिन्होंने जाति व्यवस्था से लेकर के शिक्षा व्यवस्था, भारतीय वर्ण व्यवस्था को एकांगी दृष्टि से देखा, दुराग्रही होकर के विचार किया और अनगढ़ झूठ लिखे प्रचारित किए, उनको हम सत्य मान करके जब हम कहते हैं कि भारतीय समाज हमेशा से ऐसा ही था, अशिक्षा थी, जात पात बहुत होता था, द्विजवर्ण या अन्य जो ऊंचे जाति के लोग हैं केवल उनको ही शिक्षा में अधिकार प्राप्त थे, तब आपको तथ्यों की ओर लौटना होता है और देखना पड़ता है कि भारतीय समाज कैसा था। यह भी ध्यान रहे कि जब मैं यह आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तब यह आंकड़ा 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी का है। इसी पुस्तक में धर्मपाल ने यह भी लिखा है कि भारत में अंग्रेज़ों के आने के बाद 18वीं शताब्दी के मध्य तक चेचक की पारंपरिक टीका थी, जो कि अत्यंत ही कारगर होती थी भारतीय समाज में चेचक के फैलाव की रोकथाम में। अंग्रेज़ों ने जब आकर के यहाँ देखा कि इनके पास इंडिजिनस टीका है चेचक का, तो उसे बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से नष्ट किया और अपनी टीका जो है वह प्रचलित की। उसी के बाद आप देखेंगे कि 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में जो है महामारी फैलने का ये समाचार हम पढ़ते हैं, हमको मिलता है। लेकिन उसके पहले ऐसी घटनाएं नहीं होती थीं, क्योंकि प्रचलन में भारतीय टीका थी और गांव-गांव में वैद्य घूम करके लोगों को वो देते थे। जब अंग्रेज़ों ने उस टीका को हटा करके अपनी टीका थोपी, तब जो है यह केओस, जिसको हम कहते हैं अव्यवस्था की स्थिति बनी और भारतीय समाज में महामारियाँ होने लगी। इस पुस्तक से मैं और भी तथ्य आपके सामने लेकर के आऊँगा। आप मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को देखें, प्रचारित करें। अगर हो सके तो सब्सक्राइब करने का भी प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।